और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र और युवा आए हुए थे, उनकी जो पीड़ा थी, ये सारे मुद्दे जो हैं उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी, ये जिस तरह से अब ये इंडिया गठबंधन की बैठक है, बहुत सारे कयास लग रहे थे कि क्या कुछ होगा क्या नहीं, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनकी सबकी मौजूदगी और बहुत ही एक मुस्तैदी के साथ ये मौजूदगी दिखा रही है। विपक्ष की एकजुटता तो है ही, ये भी है कि विपक्ष को पहले, खासकर अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस को पहले वो काफ़ी हिला हवाली करती थी, लेकिन अब सबको ये महसूस हो रहा है कि अलग अलग खास जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबके साथ बीजेपी का जो रवैया है, बीजेपी का जो व्यवहार है, वो बिल्कुल एक जैसा है। और पश्चिम बंगाल में तो इन सारी चीज़ों की बिल्कुल अति हो गई है। हाँ, पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा अति हो गई है समीर जी। और इसे कहा जाए कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल दी गई है। और इस तरीके का जो मतलब दुर्व्यवहार जो है अपने विरोधी दलों के साथ, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं रहा जब से देश आज़ाद हुआ है। तब भी अंग्रेज़ों ने भी इस तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो नहीं किया, लेकिन ये तो जो है काले अंग्रेज जो आ गए हैं सत्ता में, ये तो पूरे राजनीति का इन्होंने चाल चरित्र चेहरा ही बदल कर रख दिया है, ये देखने में आ रहा है। तो ऐसे समय में इंडिया गठबंधन की बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस तरीके से देश के अंदर आर्थिक परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जनता में एक उबाल जो देखने को मिल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आगे और बढ़ती चली जाएगी। उसको एक संस्थानिक रूप दिया जा रहा है महंगाई को, यानी महंगाई जो स्वतः नहीं बढ़ रही है सभी, स्वतः अगर महंगाई बढ़ती है तो आदमी की क्रय शक्ति भी बढ़ती है। और जब सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई बढ़ती है तो आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ा करती, तो उसी वो परिस्थितियां बन रही। तो इसका एक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है जनता में रोष। तो ऐसे समय में ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे आंदोलन के रास्ते तय होंगे, सरकार से कैसे निपटा जाना। और सबसे बड़ी बात कि संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से सरकार के साथ शामिल हो गई हैं एनडीए गठबंधन में, इसके बाद परिस्थितियाँ और ज़्यादा खराब है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी जो है वो अब सरकार के साथ चलती हुई नजर आती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थितियाँ हैं। बिल्कुल। और एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं जोड़ने की। हमारे साथी वहाँ पर संवाददाता इकरार मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है और ये बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद ये शुरू होने वाली है, और बैठक में क्या कुछ होता है, क्या फैसले होते हैं, क्या रणनीति बनती है, उनको जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अगर इकरार से हमारा संपर्क होता है, वो अभी वहाँ पर हैं, मौजूद है, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे ही उनसे संपर्क होगा उनको जोड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियाँ इस समय देश में बनी हुई है, जिन तमाम मुद्दों पर सरकार गिरी हुई है, उसको देखते हुए ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 23 पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनके सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इस बैठक को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के क्या बयान हैं वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी की, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, जहां वामपंथी दलों का, कांग्रेस का सीधे सीधे आमना सामना हुआ है, और चाहे यहां पश्चिम बंगाल हो, वहां तीनों ही पार्टियां आमने सामने रही हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, लेकिन बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ, चूँकि राष्ट्रीय परिदृश्य में या इस जो राष्ट्रीय राजनीति का माहौल है उसमें एकजुटता के साथ खड़ी दिख रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई जो राज्यों की राजनीति है वो अलग है और केंद्र की राजनीति अलग है। और जब आप केंद्र की राजनीति में आते हैं तो आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है। तो वही जो है ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि राज्यों में हमारी राजनीति क्या होगी, एक दूसरे के खिलाफ भी हम हो सकते हैं राज्यों में, लेकिन केंद्र में हमारी राजनीति क्या होनी चाहिए, तो इसको लेकर आगे एक आउटलाइन जो है वो तैयार किया सके। और चूंकि अब 2029 का चुनाव भी दूर नहीं है, और जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक साल में ये सरकार गिर जाएगी, अगर एक साल में सरकार गिर जाएगी तो साल भर में चुनाव भी होंगे, तो फिर चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। और जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही है वो सूचना ये है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं ये भी समीर जी 2027 से पहले ही हो सकते हैं, इसी साल हो सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें, तो इसके लिए भी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी और रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो इसलिए बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों की सत्ता हथियाने के लिए हर धतकर्म करेगी जो भी वो कर सकती है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी विपक्ष को विचार करना होगा। इसीलिए इंडिया गठबंधन की आज ये बैठक में मुझे लगता है कि ये बातें भी तय होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है इंडिया गठबंधन की, और जो कुछ चल रहा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, और आने वाले दिनों में भी चुनाव होने हैं कई राज्यों में विधानसभा के, और अब बहुत दूर नहीं है अगले लोकसभा चुनाव भी। जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा है कि साल भर के अंदर ये सरकार भी
जा सकती है। तो हो सकता है अगर पहले चुनाव होते हैं किन्हीं परिस्थितियों में तो क्या कुछ होगा। इकरार शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस बैठक को लेकर और कब शुरू होने वाली है ये बैठक, कितनी देर में शुरू होने वाली है। जी समीर जी, बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक की शुरुआत हो गई है। मैं जिस हॉल में खड़ा हूँ इस हॉल में अभी थोड़ी देर बाद में बैठक जो खत्म होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके लिए तमाम मीडिया वालों को इस हॉल में बैठा दिया गया और इसी के ठीक बगल में जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं जब वो गार्ड खड़े हैं उस हॉल में ये मीटिंग वो जारी है। हम आपको बताएं कि मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, ये तमाम नेता सहित करीब लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और एक जो जिस तरीके के जो एक कयास जो लगाए जा रहे थे इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को लेकर के किस तरीके जो तमाम तरीके की बातें कर रहे थे उन बातों का ये जवाब है, क्योंकि विपक्ष एकजुट यहाँ दिख रहा है। अखिलेश यादव ने सीधा जब वो गाड़ी से उतरे तो गाड़ी से उतरने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर जो केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो हजारों करोड़ का जो बजट है वो बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ अपनी फर्जी छवि बनाने के लिए। ये अखिलेश यादव का बहुत बड़ा जो है वो हमला था। हमने डी राजा से बात करी, जो सीपीआई के नेता है। डी राजा से जब हमने पूछा कि डीएमके और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे तो क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो इस मीटिंग में अभी शामिल नहीं हो रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है। कुछ मतभेद है, वो मतभेद सुलझा लिए जाएंगे और अगली जब भी मीटिंग होगी तो सभी लोग हमारे साथ होंगे। ठीक ऐसा ही दीपांकर मुखर्जी ने भी कहा। तो इस तरीके के जो एक तरीके के जो एजेंडा चलाया जा रहा है यहाँ पे, तमाम जो दूसरी तरीके की जो मीडिया है जो कि एक एजेंडा चलाती है वो लगातार हर नेता से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं आ रहे या डीएमके के नेता क्यों नहीं आ रहे। वो ये नहीं पूछ रहे कि बाकी 23 पार्टियों के नेता आ गए हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो लगातार जो एजेंडा है वो कल से ये जारी है, जब से इंडिया ब्लॉक की बैठक का अनाउंसमेंट हुआ है इस तरीके का। जी बिल्कुल। तो ये अब लगभग कितनी देर में बैठक शुरू होगी, इकरार कोई इसकी सूचना है या फिर अभी कोई इसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि 12 बजे का समय था बैठक शुरू हो गई है। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेन हॉल के एक साइड में एक दूसरा डिप्टी स्पीकर हॉल है, उसमें तमाम नेताओं की जो है वो बैठक लगभग शुरू हो रही है, वो शुरू हो गई है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जो मीडिया वालों के लिए, पहले मीडिया वाले बाहर थे उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, अब इस हॉल में मीडिया वालों को अलाउ कर दिया गया है। और तमाम जितने जो चेयर्स हैं वो सभी चेयर्स पे सभी नेताओं के नाम लिखे हैं और सभी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे। तो इस तरीके से क्या उसमें उस बैठक में डेवलपमेंट रहा, क्या बैठक में बातचीत की गई, इन सब की जो है वो जानकारी वो प्रेस को साझा करेंगे। ये एक बड़ी बात है कि बैठक के अंदर क्या कुछ बातें हो रही हैं, पार्टी आपस में क्या क्या बातें रखी, वो सारी बातें जो है वो मीडिया के सामने मुखातिब होकर तमाम जो नेता हैं वो बात रखेंगे। हम अभी अंदर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको हॉल का उसका नजारा भी कुछ देर में दिखाएंगे। वहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, इसलिए हम बाहर आके आपसे बात कर रहे हैं कि तमाम जो बैठक है वो लगभग चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंच चुके हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ साथ जो अलग अलग पार्टियों के जो सांसद है वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम आपको उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे बैठक में क्या क्या निर्णय रहा। जी बिल्कुल। आप कुछ वहाँ पर अगर नेताओं से भी आपकी बात हो अलग अलग पार्टियों की तो आप जरूर उनसे बात करिए और फिर आपको जोड़ेंगे। क्या कुछ शक्ति सिंह यादव दिखाई पड़ रहे हैं आपके बगल में, क्या ये आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं? तो आप नज़र रखिए इकरार और आपको फिर जोड़ेंगे। ये बैठक महत्वपूर्ण है और जैसा बता रहे हैं कि अब अंदर भी जाएंगे और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो एक कह रहे हैं कि जो बहुत सारे मीडिया के लोग हैं सभी नेताओं से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई है। आम आदमी पार्टी ने पहले से ही वो इंडिया गठबंधन छोड़ चुकी है, उसमें नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ही उसने घोषणा कर दी थी। अब वो क्यों नहीं आ रही है उसको पूछने का कोई लॉजिक, लेकिन फिर भी इस विषय में संजय सिंह जो हैं उन्होंने अपना वीडियो भी जारी कर दिया है। वो भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो सवाल क्यों किया जा रहा है कि हम इस बैठक में क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आए ही नहीं उस गठबंधन में ही नहीं है तो क्यों जाएंगे वहां पर। लेकिन
ये सवाल पूछा जा रहा है। तो खैर अब वहां पर अलग अलग पार्टी के नेता दे रहे हैं, लेकिन संजय सिंह का जो जवाब है वो हम लोग देखेंगे। एक बार देखते हैं कि क्या कुछ कहा है संजय राउत ने इस बैठक को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि ये तमाम राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान एक ही पैटर्न पर एक ही तरीके से जिस तरह की धांधली के लगातार आरोप लगे हैं, उनको देखते हुए ये फिर बैठक और इस बैठक में शामिल नेता, वहां पर पार्टियां, उनकी मौजूदगी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। संजय राउत को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर और अपडेट देते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है। में चुनाव कैसे लगे? राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी के लीडरशिप में सब वामपंथी है, 23 दल है। उसमें क्या है, आपको और भी रीजनल पार्टीज है, और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। तो उद्धव ठाकरे भी शामिल हम शामिल हो गए, हाँ, लेकिन हम वर्चुअली शामिल हो गए। यहाँ से हम लोग 12 बजे और पूरी मीटिंग तक हम वहाँ शामिल रहेंगे। सर, 2029 का एजेंडा लेके आप कह रहे हैं कि एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए, जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है सबसे ज्यादा, उनको हटाइए और एक ऐसी सरकार लाए पारदर्शक, स्वच्छ। सर, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे की भूमिका है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा सामने बार बार एक भूमिका रही है। जब हम चुनाव में जाते हैं, चाहे किसी स्टेट में या देश में, तो एक चेहरा लेकर जाना चाहिए। विदाउट फेस हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा इंडिया अलायंस का, तय होना चाहिए। सर, डीएमके और टीवीके के बारे में आपने कहा, तो यहाँ पर ये संजय राउत है और संजय राउत भी उस बैठक में मौजूद हैं और एनसीपी उस शिवसेना की तरफ से, तो जो भी गठबंधन के घटक दल हैं 23 पार्टियां, वो सभी के सभी उनके नेता, तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण है, जैसा बता रहे थे अभी इकरार की, वहाँ जिस तरीके से जो अलग अलग राज्यों में जिन पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और सबका एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि सरकार की नीतियां, वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के युवाओं, छात्रों के लिए वो कितनी घातक हैं, कितनी खराब है, ये सबका मुख्य एजेंडा है। उस पर बात करने के लिए, उससे कैसे आगे लड़ा जाए, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, मुख्य रूप से उस पर चर्चा के लिए ये बैठक हो रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कैसे सड़कों पर तमाम युवा छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और ये सुन लेते हैं नासिर हुसैन, वहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहाँ ये बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, एक बार many parties will quit India bloc. Singh sir, 23 parties plus 1 independent, 24 people are attending the parties. Chalo. तो वहाँ पर तमाम नेताओं से मीडिया के लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अमलेदु जी जो अभी इकरार हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ पर मीडिया के लोग, डी राजा भी कुछ बोल रहे हैं, अगर सुन सकेंगे हम तो उनको भी सुनेंगे। लेकिन सभी नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी जब लोकसभा चुनाव के बाद ही वो इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के किसी बैठक में साथ नहीं है, अलग हो गया है तो साथ होने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर उस सवाल का क्या मतलब है, ये भी थोड़ा सा समझ से परे। एक और चीज़ है कि आज जो वहाँ पर जो रास्ते हैं, यानी जो जिसको लुटियंस जोन कहते हैं, वहाँ तमाम ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी बयान जो देते रहते हैं। अब अगर ऐसे पोस्टर लगा दिए जाएं तो फिर बीजेपी में तो ऐसे वो गठबंधन में नहीं है, बीजेपी में शामिल है कपिल मिश्रा। हाँ, कपिल मिश्रा के ही अगर पोस्टर लगा दिए हैं सड़कों पर, तब क्या जवाब देगी बीजेपी?
मतलब ऐसा तो किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने किसी ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहा है। हाँ। जैसा कपिल मिश्रा ने कहा मोदी जी के लिए जी। और जो ये विधानसभा के अंदर कहा वो जो उनका एक प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उसने मोदी जी के लिए क्या कहा, तो आपके प्रवक्ता क्या कहते हैं? अरे और जो जीरो गिनने वाले बड़े इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता है गौरव वल्लभ, उन्होंने क्या कहा गृहमंत्री के लिए उपरांत, तो ये सब कहा। तो ये सारे पोस्टर तो भाई इनको काहे भाव दिया जाए कि, लेकिन अच्छी बात है, इसका मतलब इंडिया गठबंधन की बैठक से बीजेपी काफी ज्यादा घबराई हुई है जी। ये बात समझ में आ रही है, वरना इस तरीके की पोस्टरबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे आप अपना काम कीजिए, आप उनकी नीतियों पर सवाल उठाइए, अपनी नीतियां बताइए, आपकी नीतियां क्या हैं। तो इस पर ध्यान न देकर इस तरीके के आप वितंडा कर रहे हैं, इसका मतलब कि बीजेपी काफी ज्यादा घबराई हुई है और एक घबराहट उसकी जो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, ये घबराहट दिखाई पड़ रही है। तमाम जगह पर ऐसे पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं जिसमें एक दूसरे के खिलाफ कभी जो बयान दिए हुए थे नेताओं ने, उन बयानों को वहां पर हाईलाइट करते हुए ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। सुनने की कोशिश करते हैं एक बार वहां पर डी राजा क्या कुछ कह रहे हैं। Conflict, their mistrust. That's what we are also saying. That I intervene, I will raise certain issues. So just before India bloc meeting, the hoarding place all over Lutyens and criticizing Rahul Gandhi that he is not consistent leader, sir. I do not know. I saw some boards with pictures, but it is all in Hindi. I don't read. I don't understand. Thank you, sir. Thank you. किया जा रहा तो डी राजा है वहां पर और इकरार भी अभी एक दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से हम उनको जोड़ेंगे, लेकिन डी राजा कह रहे हैं कि हमें ये पक्का करना होगा कि कौन कौन सी पार्टियां और नेता बैठक में आ रहे हैं। चूंकि खड़गे अभी इंडिया ब्लॉक के चेयरपर्सन हैं, इसलिए हमें उनके ऑफिस से जानकारी मिली है, लेकिन हमें किसी खास एजेंडे या मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया है। वहां पहुंचने पर ही हमें पता चलेगा। तो ये उनका ये बयान है। चूंकि तमिलनाडु में भी इस समय इंडिया गठबंधन से डीएमके का अलग होना और लेकिन वहां पर सीपीआई और सीपीएम का एक साथ होना, ये बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कई मुद्दे थे जिनको लेकर आपस में इन पार्टियों के बीच न केवल मनमुटाव था बल्कि एक दूसरे के खिलाफ है। और पहली बार नहीं रहे, तो पहले भी विधानसभा चुनाव में अमलेंदु जी लगातार रहते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जब राष्ट्रीय एक परिदृश्य में राजनीति की बात हो रही है, तब फिर उनका एकजुट होना, एकजुट दिखना और एक रणनीति अब आगे क्या, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बैठक के बाद जो है जी किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार होगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मंथन और चिंतन होगा, ये समझ में आता है। और ये देखना होगा समीर जी कि किस तरीके से अब ये चीज़ें तय होती हैं, ये आने वाला समय जो है वो बताएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि ये एक जो जुटान है इस नेताओं का सभी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी बैठक ये इन विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की हो रही है। और उस बैठक में सभी नेता, 23 पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं जो इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं। और इस बैठक अब शुरू हो चुकी है। बैठक के अंदर वहां पर अभी बताया था इकरार ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि क्या क्या वहां पर चर्चा हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या आगे की जो लड़ाई है उसके लिए कोई रणनीति बनी है या फिर उसके लिए फिर कोई दूसरी बैठक या दोबारा कोई बैठक होगी। कुछ अंदर की भी तस्वीरें आ रही है बैठक की, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बैठक शुरू हो चुकी है। उसमें अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, NK प्रेमचंदन, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, ये तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये सब उसमें बैठक में दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी। तो बैठक शुरू हो चुकी है और सुप्रिया सुले भी उसमें मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती मौजूद हैं। तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो कई नेता जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पहुँचे हुए हैं। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य भी अंदर की तस्वीरें हैं जहां ये बैठे हुए हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले, ये तमाम नेता वहां पर, दीपांकर भट्टाचार्य।
तो ये बैठक में अब क्या कुछ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है और सरकार इससे कितना परेशान है, बीजेपी कितना परेशान है, ये इस बात से पता लग रहा है कि बैठक के आसपास जहां वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां ये बैठक हो रही है वहां पोस्टर लगाए गए हैं नेताओं के विरोध में, गठबंधन के नेता जो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं उसको लेकर। अब यहाँ देख सकते हैं कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ये आसपास बैठे हुए हैं। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विजुअल जो है समझा सकता है कि ममता बनर्जी जो है सोनिया गांधी के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि उधर महबूबा मुफ्ती हैं, साथ में तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। तो समझिए अगर इसको थोड़ा और हम लोग अगर देखेंगे क्लोज करके तो असली मुद्दा भी समझ में आ सकता है कि बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के एक तरफ सोनिया गांधी के बगल में ममता बनर्जी, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर में राहुल गांधी और राहुल गांधी के बराबर में अखिलेश यादव। तो यानी बंगाल का चुनाव हो चुका, उत्तर प्रदेश की बारी है। अब हमको क्या करना है, इस पर मंथन मुझे लगता है ज्यादा होगा। ये हो सकता हो, बाकी 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए क्या मुद्दे हो, क्या रणनीति हो, ये सब भी तैयारी शायद इसके लिए हो सकती है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मालूम पड़ेगा कि क्या मीटिंग के अंदर हुआ है। जी बिल्कुल, मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई और इनके अलावा किस तरीके की रणनीति बनाई गई है बैठक जो आगे सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। चूंकि अब आने वाले दिनों में विंटर ये मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है संसद का, उसके लिए भी रणनीति ये काफ़ी कुछ है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार घिरी हुई है। निश्चित तौर पर पार्लियामेंट में जब सत्र शुरू होगा तो समय भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल समीर जी, अभी संसद का मानसून का सत्र होना है जी, जुलाई में होगा जहाँ तक है, और जब होगा तो उसमें सरकार को घेरा जाएगा। कई मुद्दे हैं इधर समीर जी, अभी तक तो साहब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका भी देखना होगा। जब युद्ध चल रहा था तब तो तेल के दाम नहीं बढ़े, अब युद्ध खत्म हो गया तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते हैं। इधर फिर युद्ध शुरू हो गया है आज, इजराइल और ईरान के बीच में दोनों तरफ से हमले हुए हैं और ये आगे एस्केलेट करेगा, ये साफ समझ में आ रहा है। तो अगर ये युद्ध और आगे बढ़ता है तब फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी। तो क्या तेल जो है मोदी जी 1500 रुपये लीटर पहुंचवाएंगे या 5000 रुपये लीटर करेंगे, इसको भी लेकर है। तो जनता को किस तरीके से लामबंद किया जाना है और जनता की ऊपर किस तरीके से जुल्म सरकार की तरफ से हो रहे हैं, इसको लेकर भी लगता है इसमें बैठक में बातचीत होगी। बिल्कुल, बैठक में ये सारी चीज़ें, सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है और अब ये बैठक में क्या कुछ होता है एक बार फिर कोशिश करते हैं इकरार से जोड़ने की और कुछ उनके पास जानकारी ज़रूर होगी क्योंकि वो इस मीटिंग में वहाँ पर उस जगह पर मौजूद हैं, तमाम नेताओं से वो बात कर रहे हैं, क्या कुछ उसमें निकल कर आ रहा है। तो अभी अगर जुड़ते हैं इकरार तो उनसे जानने की हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है ये और उस समय उन परिस्थितियों में जब यहाँ सड़कों पर युवा और सड़कों पर छात्र दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में लगातार धांधली की खबरें आ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे मुद्दे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरीके की भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक समझी जा रही है। क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आता है वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और क्या रणनीति बना रहा है विपक्ष, खासकर जो पार्टियां यहाँ पर मौजूद है और आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर भी और वैसे भी कि किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करना है सड़क से लेकर संसद तक, उस पर भी ये नीति बनाना जरूरी। क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं वो ज़्यादातर यूथ कांग्रेस के और NSUI के ही वो प्रदर्शन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इन चीज़ों को लेकर, पेपर लीक और इन सब मुद्दों को लेकर कोई एक सामूहिक आंदोलन की कोई यहाँ पर चर्चा हो या फिर उसकी कोई स्ट्रेटजी बने। हाँ बिल्कुल समझिए, इसकी सामूहिक आंदोलन की भी कोई स्ट्रेटजी बन सकती है और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आंदोलन के लिए तैयारी करनी है। चूँकि नीट का जिस तरीके का मसला है और नीट अकेला नीट नहीं बचा, आप तो नीट का है, CBSE का है, SSC का है, यानी छात्रों नौजवानों के ऊपर जो है ये किस तरीके से जुल्म हो रहे हैं, इसको लेकर भी रणनीति तैयार करनी है। अभी तक अकेला NSUI और यूथ कांग्रेस जो सड़कों पर वही दिखाई पड़ रहा है या फिर AISF और AITF जो कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन है ये दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाकी राजनीतिक दल, खासतौर से विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी सवाल हैं। तो इसको भी लेकर हो सकता है कोई रूपरेखा तैयार हो कि भाई इस पर छात्र नौजवानों को लामबंद किया जाए, हो सकता है। लेकिन इस बीच समीर जी, हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच जो है वो संघर्ष शुरू हो चुका है, इस पर जो भारत का दूतावास है ईरान में, उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी है और वो एडवाइजरी है वो हम लोग दिखा सकते हैं। क्या लिखा है
बिल्कुल वो एडवाइजरी जारी की गई है युद्ध को देखते हुए, चूंकि फिर से एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको देखते हुए ईरान में जो भारत का दूतावास है उसने एडवाइजरी जारी की है कि इस क्षेत्र में हाल की घटनाओं को देखते हुए दूतावास सभी भारतीय नागरिकों को अपने पहले की सलाह दोहराता है कि वे ईरान की यात्रा करने से बचें। जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं उन्हें भी सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध परिवहन साधनों से देश से बाहर निकल जाएं। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है, चूंकि वहां पर युद्ध की आशंका अब फिर से बढ़ गई है। एक तरीके से शुरुआत भी हो गई है, अब कहां तक ये युद्ध जाएगा दोबारा वो देखने वाली बात होगी। तो ये एडवाइजरी आई थी तो इसकी जानकारी देना ज़रूरी था। लेकिन इधर इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की जो ये बैठक चल रही है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ फैसला ये जी को बैठाया गया, वहाँ के अंदर के विजुअल है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी, यही ये वहाँ के विजुअल्स हैं जहाँ थोड़ी देर बाद जब ये बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब ये बताया जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आया है। जी 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 बिल्कुल समीर जी, ये बताया जाएगा यहाँ क्या बैठक में निकल कर आया है, क्या मुद्दे तय हुए हैं और बैठक में आज हुआ क्या और आगे की क्या रणनीति है ये आएगा। और बहुत से जो इवेंट बट्स जो मीडिया चलाता रहता है, मुझे लगता है कि उनके भी जवाब यहाँ से संयुक्त तौर पर दिए जाएंगे और ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल, इसका मतलब इसके बाद किसी को कुछ ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उस नेता ने ये कहा था और इसका अर्थ ये निकाला जाए। तो जिसको जो अर्थ निकालना वो यही सवाल पूछ लिया जाए, उसी से जवाब ले लिया जाए, ये भी होगा समझ लीजिए। बिल्कुल, और इस बैठक में जिस तरह से वहाँ नेताओं का जमावड़ा हुआ है और देखा जा रहा है, तो पार्टी के तमाम अपने जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अपने लीडर वहाँ पहुँचे हुए हैं, मौजूद है। एक बार सुन लेते हैं वहाँ बैठक में जाने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा जब वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुँचे हैं। वहाँ पत्रकारों से बात की उन्होंने और वहाँ उन्होंने इस बैठक को लेकर क्या कहा। लेकिन ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है, क्या कुछ रणनीति बनी है, किस तरीके से आगे चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि कई पार्टियां ये चाहती हैं कि जब लोकसभा चुनाव में खासकर या उससे पहले अगर विधानसभा चुनाव भी आए तो ऐसी स्थिति बने कि वहां पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार किसी पार्टी का हो। तो देखते हैं क्या कुछ बनता है। पहले सुन लेते हैं एक बार अखिलेश यादव को क्या कह रहे हो। कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे, इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि तो ये वहाँ पर इस गठबंधन की बैठक को लेकर बहुत एक उत्साह भी है पार्टी के नेताओं में, अलग अलग जो दलों के नेता हैं और क्या कुछ चल रहा है। ये जो विजुअल एक बार इसको देखते हैं एक फुल स्क्रीन पर। ये प्रेस वार्ता थोड़ी देर बाद जब ये बैठक खत्म हो इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे, सवाल जवाब होंगे, पत्रकारों के साथ बातचीत होगी और बताया भी जाएगा कि क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा और चूंकि सबकी निगाह उस पर लगी हुई है कि कैसे क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से सभी को ये लग रहा है अमलेंदु जी की जो संविधान पर खतरा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा है, जो बात इंडिया गठबंधन के नेता कहते रहे हैं, खासकर राहुल गांधी कहते रहे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उस तरह से होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समझ ये उसी तरीके से होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और राहुल गांधी ने चेतावनियां दी थी कि देश के सामने क्या परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरीके से आर्थिक सुनामी आने वाली है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इतनी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद कहना पड़ रहा है कि देश के सामने आर्थिक संकट है जी, सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम खर्च करो, ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ये सब कहने को मजबूर हो रहे हैं तो इसका मतलब राहुल गांधी की चेतावनियाँ जो हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है जी, ये भी समझा जा सकता है।
होता है, इसका मतलब वो परिस्थितियां देश के सामने मौजूद हैं, चूंकि प्रधानमंत्री उसकी तस्दीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, अभी तक नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि राहुल गांधी ने गलत कहा, देश के सामने आर्थिक संकट नहीं है। तो आर्थिक संकट है, बाकी छुटवाइए, बीजेपी के नेता क्या कहते रहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देश के सामने आर्थिक संकट है, ये है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आज इंडिया की बैठक हो रही है, इधर सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। तो इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का क्या मतलब होगा, इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले तो देखना है कि इस बैठक में क्या होता है और क्या जो यहाँ से निकल कर आता है, प्रेस को क्या बताया जाता है, कितनी बातें प्रेस को बताई जाती हैं, कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग को अंदर से मालूम पड़ेंगी, जो प्रेस के सामने नहीं आएंगी। वो भी हम लोग शाम को न्यूज़ पॉइंट में बताएंगे कि अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या अंदर बातें थी, ये भी सब बताया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अभी हमारे संवाददाता वहाँ इकरार में मौजूद है, वहाँ से हमें पल की जानकारी दे रहे हैं, वहाँ के लाइव विजुअल भी हमको दे रहे हैं। ये इस समय जो हम लोग देख रहे हैं ये वहाँ का लाइव विजुअल है, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इंडिया गठबंधन की। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी, तो अपने दर्शकों को हम वो भी सारी जानकारी देंगे कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बैठक, और इस बैठक को लेकर कई उम्मीदें हैं लोगों को कि क्या कुछ होता है। चूंकि बहुत यहाँ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उनके कार्यकर्ता या फिर उनके फॉलोअर्स भी जो हैं उनको भी लगता है कि कुछ अगर इंडिया गठबंधन एक पूरे सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से कोई ऐसी रणनीति बनाए और जिस पर सभी लोग एक ही तरह से काम करें। हालांकि कई जगहों पर, कई मुद्दों पर ये दिखाई भी पड़ता है, लेकिन अगर एक प्रॉपर रणनीति और उसका एक कार्यक्रम तय किया जाएगा, उस पर आगे बढ़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो एक मैसेज है, उसका जो संदेश है, उसका जो मीनिंग है, वो एक अलग तरीके से जाती है और सरकार पर भी उसका दबाव पड़ता है, ये सभी को पता है। इसीलिए इस बैठक में पर लोगों की निगाहें हैं कि क्या कुछ इसमें होगा, क्या कुछ रणनीति। और सबसे बड़ी बात है अमलेंदु जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे भी नेता कह चुके हैं कि अब बहुत हो गया है, इसके लिए सड़कों पर उतरना ही, खासकर जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कि बिना सड़कों पर उतरे किसी तरह का दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं है। सड़कों पर उतर कर ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं। जब वो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं करा रही है, नहीं सुनने को तैयार है, तो फिर और कहाँ कौन सा फोरम बचा हुआ है। बिल्कुल 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 समीर जी, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर कहाँ होगा, संसद में ही बात नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल तो समीर जी ये भी है कि भाई किस तरीके से आप घबराए हुए हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब जो आज जिस तरीके से बैनर पोस्टर लगाए गए वहाँ सड़कों पर, तो उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो पोस्टर जो थे वो फाड़ दिए, उतार दिए। और यूथ कांग्रेस जो है उसने एक ट्वीट किया, वो विजुअल जारी करते वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। और उसने साफ तौर पर लिखा कि लोग फाड़ दिए, तुम्हारे बैनर उठा ले जाओ। ये भी है, देखते हैं एक बार वो ट्वीट इंडियन यूथ कांग्रेस का है, उस फाड़ते हुए उस बैनर का जिसमें कुछ लिखा हुआ था उनके खिलाफ, वो उसको टैग किया है कि लो फाड़ दिए तुम्हारे बैनर, उठा ले जाओ। राहुल जी और इंडिया गठबंधन की बैठक से घबराई भाजपा ने लुटियंस दिल्ली में एनडीएमसी की मिली भगत के साथ प्रोपेगेंडा बैनर लगाए थे, जो अब इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंके हैं। सुधर जाओ संघियों, सुधर जाओ संघियों। तो ये जो सुधर जाओ संघियों जो कहा जा रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये विजुअल भी हम लोग देख सकते हैं। हालांकि ये विजुअल अभी जो है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहाँ का है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली का जो है वहाँ से है। यहीं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बैठक के बाद। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सीधे हम लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले चलेंगे और क्या क्या सवाल जवाब हो रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे समीर जी। बिल्कुल, और ये जिस तरह से वहाँ बैनर लगाए गए थे लुटियंस दिल्ली में, उसको इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए हैं और पोस्ट भी किया है कि इसको अब ले जाओ, हम लोगों ने फाड़ दिए। बहरहाल ये बैठक अब यहाँ पर, इस बैठक के बाद तुरंत बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम मीडिया के लोग वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी की निगाहें उस पर लगी हुई है कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आया, क्या रणनीति बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बैठक तो हो ही रही है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एकजुट हैं, लगातार अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कौन सी रणनीति बना रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने की, उसको देखना, उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो शुरुआती वक्तव्य है वो आ गया है, उसका एक अंश जो है हम लोग पढ़ के सुना सकते हैं। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। ट्वीट भी किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसमें लिखा है कि मैं इंडिया समूह के नेताओं की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये समूह लगभग ठीक 3 साल पहले अस्तित्व में आया था। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे सामने मौजूद मुद्दे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमने 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सब ने मजबूती से एकजुट होकर डीलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण बिलों को परास्त किया।
अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। SIR का भी जिक्र किया गया है और उसके अलावा उद्योगों पर, छोटे उद्योगों पर क्या कुछ कर रही है सरकार और किस तरह से उनको धीरे धीरे उनको ख़त्म किया जा रहा है, वो सारी बातें कही। आखिर में जो बात उन्होंने कही है कि मैं प्रत्येक दल के नेता से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ शब्द कहें जिसके बाद हम आगे उठाए जाने वाले कदमों पर सामूहिक रूप से चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी दोपहर 2:30 बजे बगल के हॉल में संयुक्त रूप से मीडिया से मिलेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने अखिलेश यादव को बुलाया और अखिलेश यादव ने अपनी अखिलेश यादव को कार्रवाई संचालित करने की सौंप दिया। जी हाँ, यानी इसकी जो संचालन है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। हाँ। अब ये महत्वपूर्ण संकेत है, सभी समझा जा सकता है। हाँ, चूंकि आने वाले दिनों सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में ही है और जहाँ तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी हैं, हर तरीके की, हर किस्म की, जो बंगाल में उन्होंने प्रयोग किए हैं उसको यहाँ भी दोहराएंगे। तो इसलिए अखिलेश यादव को इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी देकर जो है, कार्रवाई की शुरुआत करने की जिम्मेदारी देकर जो है, ये एक संकेत भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के जरिए दे दिया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो अभी चल रहा है, यानी सब जो उनका उद्घाटन भाषण था वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया और उसके बाद फिर सभी लोग अभी उसमें बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर ये तय होगा। चूंकि संचालन की जिम्मेदारी, ये देखिए विजुअल्स उसी के बाद के हैं। शायद उनकी 30 सेकंड की एक बाइट है खड़गे जी की, वो लोग हम सुन भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बाइट भी सुन सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने एक अखिलेश यादव को दे दी है संचालन की जिम्मेदारी, यानी वो मंच का कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अब इस समय। तो ये अब इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो हम लोगों ने देखा। अब अलग अलग नेताओं की उस पर अपनी बात और अपने उनके सुझाव, क्या कुछ हो रहा है ये अब देखना और उनको जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने लिखा है कि 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी तब तक ये बैठक उनकी चलेगी। बिल्कुल जी, 2:30 बजे तक बैठक चलेगी। इसका मतलब 2:30 बजे वो अपनी बात मतलब सब बताएंगे कि क्या क्या हुआ और मुद्दे जो हैं क्या हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम स्पष्ट कर दिए। और ये भी कहा कि भाई हम लोगों ने मजबूती के साथ मतलब अभी जो निकला है अप्रैल में जो डिलिमिटेशन लेकर आ रही थी सरकार, उसको हमने विफल किया मजबूती के साथ मिलकर। तो यानी अब इसी तरीके की मजबूती जो है वो हमको आगे, और ये डिलिमिटेशन वही है अमलेंदु जी जिसको महिला आरक्षण कहकर प्रचारित किया सरकार ने कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दिया। जी 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 तो महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दिया, तो ये उसको खूब प्रचारित किया। अच्छा, मजे की बात की आई समीर जी कि बीजेपी ने जगह जगह जहाँ इंडिया गठबंधन के सांसद थे वहां अपनी महिला नेत्रियों को भेजा। अब वो सांसद सब आ गए निकल करके, अच्छा ठीक है भाई बताइए क्या समस्या है आपकी, बताइए। अब एक भी बेचारी बता ही नहीं पाई कि वो क्या है, समस्या क्या है। तो ये बीजेपी इस तरह की नौटंकियां जो करती है, नौटंकियां ही कहा जाएगा समीर जी। अरे भाई जिनको भेज रहे हो तो उनको समस्या समझाकर तो भेजो, अगर आपका कोई एजेंडा समझाकर तो भेजो, आगे जवाब दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो इसका किसी को कोई जवाब नहीं मिला। बड़े मजेदार वाकया तो ये हुआ कि वो आनंद भदौरिया है एक सपा के सांसद, उनके महिलाएं पहुंची, अब वो अपनी समस्याएं बताने लगी। पहुंची थी कहने के लिए कि आपने जो महिलाओं पर विरोध किया अपनी समस्याएं बताने लग गई। तो इस तरीके की घटनाएं भी खूब हुई। तो यानी एक मौकरी जैसे आप कह सकते हैं वो बीजेपी ने राजनीति को माहौल बना के छोड़ दिया है, ये भी समझ में आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस चूंकि उसको वो विधेयक पारित नहीं करा पाई थी सरकार को पता था कि नहीं पारित होगा, लेकिन सरकार को ये लगा कि शायद वो विपक्ष को इसके लिए डिफेम कर सके कि वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। हालांकि उसमें वो सफल तो रही ही, विधानसभा चुनाव तो जीते ही, अब चाहे जैसे जीते गए हों। चूँकि सारे विधानसभा चुनाव जहां जीते हैं बीजेपी ने, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वहां पर चुनाव जीता गया है। चुनाव की शुरुआत से ही लेकर और मतदान के बाद तक, मतगणना के बाद तक वहाँ क्या कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर, उसको लेकर। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए एक और भी बड़ी चिंता का कारण है और उसी लिए अब ये बैठक बुलाई गई है। और ये इस बैठक में क्या कुछ तय होता है वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो अब बैठक चल रही है जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के संचालन का जिम्मा दिया है अखिलेश यादव को। हाँ, अखिलेश यादव को दिया है और उन्हीं से शुरुआत जो है कराई गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समीर जी समझा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक। और इसका मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पर इंडिया गठबंधन के है, ये भी देखने में आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं कौन कौन क्या क्या
बातें अपनी रखता है और अंदर से क्या क्या सूचनाएं आती हैं वो भी अपने हम दर्शकों को बताएंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम सीधा प्रसारण करेंगे। जी बिल्कुल, वो छोटी सी क्लिप जो मल्लिकार्जुन खड़गे की है, जो उन्होंने उद्घाटन भाषण के दौरान जो बातें कही हैं, अगर हम उनको सुन भी सकते हैं कि क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और किस तरीके से फिर संचालन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी। और अब बाकी नेता जो और हैं, जो विभिन्न घटक दल हैं, 23 पार्टियां हैं कुल जो इस इंडिया गठबंधन में आज की बैठक में शामिल हैं, उनके नेता क्या कह रहे हैं तो सुन लेते हैं पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा क्या इस बैठक में। तब वो ये बैठक है और उसमें जो बात उन्होंने कही बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन उनका जो वक्तव्य था वो हम लोगों ने बताया ही कि किस तरह से सरकार की तमाम नीतियां, खासकर शिक्षा को लेकर, SIR को लेकर, चुनाव को लेकर और जो विदेशी नीति है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, विदेश नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं समीर जी। और विदेश नीति पर इसलिए भी ज़्यादा सवाल हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, अब जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ये विदेश नीति की विफलता के कारण ही है। विफलता नहीं, बल्कि आपने विदेश नीति उलट कर रख दी जी। यानी आप जो है, जो दक्षिणपंथी हैं इटली की प्रधानमंत्री, वो तक इजराइल के साथ नहीं खड़ी हैं और आप इजराइल के बिल्कुल साथ जाकर खड़े हो गए। और साथ खड़े नहीं हो गए, यहाँ से गोला बारूद और मिलिट्री ग्रेड स्टील जो वो आप यहाँ से भेज रहे हैं जी। तो इतना ज़्यादा आप जाके खड़े हो गए, तो इसका उसके दुष्परिणाम तो आएंगे ना सामने। तो सवाल ये कि आपकी जो नीतियां हैं उनका दुष्परिणाम देश क्यों भुगते? भुगतना तो बीजेपी भुगते आपकी नीतियों का, देश क्यों भुगते? तो आप देश के लिए जो गड्ढे खोद रहे हैं, इसको लेकर भी मुझे लगता है कि इस बैठक में बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि जो एजेंडा है उसमें मुख्य रूप से विदेश नीति तो है ही। शिक्षा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, शिक्षा को लेकर छात्र आंदोलित है, लेकिन सरकार उनकी सुनने के बजाय वो अपने मनमानी कर रही है। यहाँ पर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, नाम मात्र के लिए इतना दबाव पड़ रहा है तो कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र करके उनको अच्छी जगह पर पहुँचा दिया जा रहा है। तो ये जो एक उपेक्षा है आम जनता की, उसकी जन भावनाओं की, उसको लेकर पूरी जनता नाराज़ है। निश्चित तौर पर वो मुद्दा जो है वो इस गठबंधन में कि कैसे इन चीज़ों से निपटा जाए, इनसे लड़ा जाए, वो इस गठबंधन की बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में उस पर चर्चा होगी। तो बहुत कुछ इस समय चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। 2:30 बजे इसकी क्या कुछ हुआ है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ये जो अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें तमाम नेता घटक दलों के बैठे हुए हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, दीपांकर भट्टाचार्य, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अब ये सभी लोग बारी बारी से वहाँ अपनी बात रखेंगे जी। सभी अपनी बारी बारी से बात रखेंगे और जो कुछ अगर डिफरेंसेस होंगे तो उनको भी वहाँ रखा जाएगा, उनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से CPI और CPM के नेताओं के वक्तव्य आए तो उन्होंने कुछ डिफरेंसेस की भी बातें की जी, तो उनको भी वहाँ रखा जाएगा, उनको भी दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आगे का एजेंडा जो है वो उस पर चर्चा होगी और क्या क्या महत्वपूर्ण ये है कि संसद के अंदर क्या रणनीति हो, संसद के बाहर क्या रणनीति हो। बिल्कुल, दोनों जगह की रणनीति पर भी चर्चा होगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है और ये एक एजेंडे का हिस्सा है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का उद्घाटन भाषण है, उससे ये समझ में भी आ रहा है। एक और भी चीज़ है अमलेंदु जी, जिस तरह से आंदोलनों से सरकार निपट रही है और दीपेंद्र हुड्डा का देखा हम लोगों ने, पानी की बौछार सीधे टारगेट करके उनके ऊपर लगातार छोड़ी जा रही है। टारगेट करके समीर जी, और जब जैसे लग रहा है जान लेने की कोशिश, जान लेने की कोशिश, और वो सीधे सीधे उनकी पसलियों पे, मतलब निशाना देखिए कितना अचूक है उनकी पसलियों पे, और बाकी लोग जो उनको फिर घेर के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पसलियों पे अगर समीर जी वो मार पड़ती है उसके पानी की, आप समझते हैं वो कितने उसके वेग से आती है। तो ये उसका मतलब पसली टूट भी सकती है ऐसे में। तो ये जो है वो जिस तरीके से मतलब निशाना बनाकर जो किया जा रहा है, तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये सरकार जो है खुद को बचाने के लिए विपक्ष के साथ दुश्मनी पर उतर आई है, जनता के साथ दुश्मनी पर उतर आई है। बिल्कुल, इस तरीके से आंदोलनों से निपटा जा रहा है, आंदोलनकारियों को राष्ट्रद्रोही और बहुत कुछ तो बताया ही जा रहा है, पाकिस्तानी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन कैसे उस आंदोलन को जो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन हो रहा है, लोग अपने अधिकारों की मांग
मांग कर रहे हैं, सरकार जो इन तमाम परीक्षाओं में धांधली कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन वो विजुअल्स तो बहुत ही खतरनाक थे जो कल आए वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को, कि उनको निशाना बनाकर बार बार उनके ऊपर एक तरीके से उनको मारने की कोशिश की जा रही है। आरोप भी लगाया है कांग्रेस पार्टी ने कि सीधे उनको मारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सीधे उनको मारने की कोशिश की जा रही थी। ये कांग्रेस कह भी रही है कि ये की जा रही थी, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता। समझिए जिस तरीके से वो विजुअल आए सामने, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि ये मारने की ही कोशिश थी। और जितने नज़दीक से वो एक तो मारी जा रही है और बिल्कुल निशाना करके, टारगेट करके, तो वो समझ में आता है कि मतलब और वो कोई बहुत प्रशिक्षित व्यक्ति है, वो उसको फेंक रहा होगा, ये भी समझ में आता है। तो इसका मतलब लगाया गया होगा किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को कि आज दीपेंद्र हुड्डा को निपटाना है, ये भी हो सकता है। अब कांग्रेस का तो आरोप यही है, एक मैसेज दे दे, उसके बाद सारे आंदोलन खत्म कर देंगे लोग, सारे आंदोलन खत्म कर देंगे, नेता को ये गिरा देंगे। ये समझ में आता है। बाकी अब देखते हैं आज इस बैठक में क्या निकल कर आता है और क्या क्या चर्चाएं होती हैं। फिलहाल हम लोगों ने बता ही दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे, उनका जो बीज वक्तव्य जिसको कहते हैं, शुरुआती वक्तव्य, वो उन्होंने बता के उन्होंने अपनी बात रख के उसके बाद फिर उसमें दूसरे नेता बोल रहे हैं, और उस कार्यक्रम का जो एक संचालन है वो कर रहे हैं अखिलेश यादव, और ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अब उसके जो निष्कर्ष हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि आगे के आंदोलन की रणनीति क्या बनाई गई है, कैसे सड़कों पर लड़ना है और कैसे संसद के भीतर लड़ना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देखना। बिल्कुल समझिए, ये तय करना पड़ेगा कि संसद के अंदर रणनीति क्या हो। और संसद तो कम चलती है जी, और जितना चलती है मोदी जी संसद में आते नहीं है, तो संसद के अंदर रणनीति। और ये सरकार समझिए ये फिर कुछ ना कुछ ऐसे बिल लाने की कोशिश करेगी कि जिससे लोकतंत्र कमजोर हो। तो उस समय क्या रणनीति हो संसद के अंदर, नई परिस्थितियां जो बन रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेल शुरू हो गया है, तो उसके बाद क्या रणनीति होगी, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और सड़कों पर क्या रणनीति हो, क्योंकि सड़कों पर अगर जवाब नहीं मिलेगा विपक्ष की तरफ से तो भी सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो सड़कें भी गुंजायमान रहें, इसके लिए भी हो सकता है कि यहाँ से कोई कॉल ऑफ एक्शन जो है जी लिया जाए, बिल्कुल, और घोषित किया जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए बहुत पहले ही कह चुके हैं, वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहा था, और खासकर जब से लगातार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है उसके बाद उन्होंने कहा कि अब और किसी से काम नहीं चलना है, सीधे सीधे अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इस तरह किसी बड़े आंदोलन की ज़रूरत है जिसका नेतृत्व भी राहुल गांधी का है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कही थी। हाँ बिल्कुल, उसमें कही थी। और ये समीर जी, समय की आवश्यकता भी है कि अब इस तरीका का कोई आंदोलन हो, चूंकि अगर इसी तरीके से चुनाव आयोग के जरिए जो है चुनाव लूटे जाते रहेंगे तो लोकतंत्र का चुनाव का मतलब क्या है फिर। बिल्कुल हाँ भाई, ज्ञानेश कुमार जी सीधे घोषणा कर दी, सरकार बन गई बीजेपी की। तो मतलब कोई टक्कर में नहीं था, कोई टक्कर में। देश का भी पैसा खर्च करें, राजनीतिक दलों का भी खर्च हो, जनता का भी हो कि भाई अपना वोट बचाना है तो जाओ, नागरिकता ना चली जाए, वोट डाल कर आओ। तो ये सब संकट, तो क्या आवश्यकता है सबकी, सीधे कहो बीजेपी की सरकार बन गई, हमने बना दी, तो यही करो। तो हालांकि पड़ोसी तरफ रहे, जो लग रहा है पड़ोसी तरफ रहे, तो इसमें SIR का जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शुरुआती वक्तव्य में। इसका मतलब इस पर भी कोई ना कोई चर्चा इसमें होगी आगे, चूंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको चर्चा किया है। जी बिल्कुल, उस पर चर्चा किया है। कुछ और नेताओं के बयान आए हैं, उनको भी सुनने की कोशिश करेंगे। मनोज झा ने भी कुछ कहा है बैठक को लेकर और क्या संभावना जताई है। अब बैठक के दौरान जो कुछ भी चल रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्या लोगों ने कहा और क्या उसमें निर्णय लिया गया है, किस तरह की रणनीति बनाई गई है। तो ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और ये बैठक के अंदर की तस्वीरें आप लगातार यहाँ देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को और उसके अलावा महबूबा मुफ्ती को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, जितने भी घटक दलों के नेता हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। कई लोग तो कल ही आ गए थे, उनकी और भी मीटिंग्स थी, एक दूसरे से भी मुलाकात हुई है, लेकिन आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर क्या रणनीति बना रहा है विपक्ष, इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको लेकर। जी बिल्कुल, सरकार के खिलाफ जो है उसके लेकर मतलब क्या रणनीति बना रहा है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और जब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें रणनीति शायद कुछ बताई भी जाएगी, बहुत सी जो बताई नहीं जाएंगी वो अंदर तय होंगी। तो अंदर की सूचनाएं भी हम लोगों को मिल ही जाती हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी हम लोग बताएंगे कि अंदर क्या क्या सूचनाएं जो हैं और क्या क्या इस पर तैयारियाँ चल रही हैं और कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और क्या क्या
किन मुद्दों पे संघर्ष की स्थिति तैयार हो रही है, ये भी अंदर से जो सूचना आएंगी वो हम बताएंगे। जी बिल्कुल, और एक बार सुनते हैं कि मनोज झा को क्या कुछ उन्होंने कहा है, अगर हमारे पास उनका वक्तव्य है इस बैठक के शुरू होने से पहले का, वो हम सुनेंगे। एक बार इस बैठक की तस्वीरों को एक बार फिर देखते हैं एक फुल स्क्रीन पर, कौन कौन से नेता वहाँ बैठे और क्या कुछ चल रहा है इस समय वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो बैठक हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहाँ ये बैठक हो रही है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की भी हम लोगों ने तस्वीरें आपको दिखाई, वहाँ हमारे साथी इकरार मौजूद भी है और बताएंगे, उन्होंने काफ़ी जुड़े थे, बताया क्या कुछ हो रहा है, नेताओं की क्या बयान है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि नेताओं से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सवाल क्या पूछ रहा है। हाँ, सवाल क्या पूछा है मेन स्ट्रीम मीडिया, और सवाल यही पूछा है कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई, और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई इससे छूटता है तो डीएमके क्यों नहीं आया। तो दो सवाल के अलावा तीसरा सवाल कोई उनके पास है ही नहीं जी। इत्तेफाक की बात यह समझिए कि यही सवाल जो है वो दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं उनसे भी पूछ लिया गया कि भाई डीएमके क्यों नहीं आया। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने इसका क्या जवाब दिया वो भी हम लोग सुनते हैं। हाँ, उनसे भी ये सवाल पूछा गया खासकर डीएमके को लेकर। तो आम आदमी पार्टी तो पहले ही लोकसभा चुनाव के बाद अलग है, इंडिया गठबंधन में है ही नहीं, वो क्यों आएगी। लेकिन डीएमके ने भी अपने को उससे अलग कर रखा है। लेकिन डीएमके को लेकर डी राजा का जो बयान है बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग भले अभी नहीं है लेकिन वो बैठक में शामिल होंगे, वो गठबंधन में शामिल होंगे आगे चलकर। अब खैर देखना है आगे क्या होता है। लेकिन इस समय 23 पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की है उसके सभी के नेता शामिल हैं। तो दीपांकर भट्टाचार्य को भी एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। वो कह रही है कि बिट्रेल किया कांग्रेस ने। कोई बात है, डीएमके का लोग साथ में है, वो आएंगे, हो सकता है इस मीटिंग में न भी है तो डीएमके है। पोस्टर्स लगा दिए गए जिसमें राहुल गांधी को लेके जो बयान दिए थे, ममता बनर्जी का कोई बयान कि कांग्रेस को वोट मत दें, और भगवंत मान के बयान, इस तरीके के होर्डिंग्स को कैसे देखते हैं? वो पता नहीं कौन लोग लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि भाई इंडिया गठबंधन, हमें लगता है इंडिया की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन वो और कोहेसिव ढंग से काम करे, हम लोग इसी के लिए हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि डिवाइड है इंडिया में, इंडिया ब्लॉक में डीएमके देखिए अलग है, डिवाइड तो बीजेपी की सोच में है और बीजेपी देश को डिवाइड करना चाहती है। बीजेपी है ही, उसका एजेंडा ही पूरा देश में डिवाइड करने का, हम लोगों का एजेंडा है यूनाइट करने का। आज एजेंडा क्या रहने वाला है? न्यूज अभी परिस्थिति बहुत देखिए इस समय देश के सामने अभूतपूर्व संकट है, हम लोग इसी पर बात करेंगे। अभी तक तो पार्लियामेंट में हम लोग साथ साथ काम करते रहे हैं, चुनाव में भी साथ साथ। तो यहाँ दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं पोस्टर को लेकर कि क्या कुछ लगाए जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन इन सब से ये पता लग रहा है कि हाँ सरकार को कितनी घबराहट है इस बैठक से। जी हाँ, कही कि हो सकता है कि डीएमके के नेता इस बैठक में शामिल ना हो, लेकिन डीएमके हमारे साथ है। जी साथ है, वही बात तो डी राजा भी कह रहे थे और यही ये दीपांकर भट्टाचार्य भी कह रहे हैं। इस बीच हमारे साथी इकरार फिर जुड़े हैं और क्या कुछ चल रहा है। अब इकरार, क्या खबर है उस बैठक के भीतर से, कुछ बताएं आप दर्शकों को। तो इकरार अभी शायद जुड़े नहीं है, लेकिन इकरार जैसे ही जुड़ते हैं तो हम उनके पास आपको ले चलते हैं। और इकरार वहाँ मौजूद है उस बैठक में जहाँ इंडिया गठबंधन, हाँ अभी नहीं सुन पा रहे हैं। तो इकरार जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो शायद इकरार कनेक्ट हो चुके हैं। इकरार सुन पा रहे हैं आप हमें? इकरार शायद नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वहाँ मौजूद है और उनसे जानेंगे। और जो बातें कही हमने दीपांकर भट्टाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण है, तो शायद इकरार जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। तो इकरार, अगर आप सुन रहे हैं तो आप बताएं, थोड़ा अपडेट करें क्या कुछ हो रहा है बैठक में, किन नेताओं के भाषण हो चुके हैं और क्या बातें उन्होंने कही हैं। जी समीर जी, ऐसा है कि जो मीटिंग जिस हॉल में चल रही है फिलहाल उस हॉल में किसी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था, खाली फोटो अपॉर्चुनिटी हुई है। लेकिन क्या नेता क्या किस तरीके की बातें कर रही हैं वो सिर्फ शोर से ये छन छन कर ही बाहर आ रही है।
अभी कुछ देर पहले जब इस मीटिंग की शुरुआत हुई तो जो चेयरपर्सन है इसके इंडिया ब्लॉक के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि इस समय एकजुट होने की किस तरह से जरूरत है, क्योंकि देश के सामने तमाम ऐसी बड़ी समस्या है जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो SIR को लेकर हो, शिक्षा प्रणाली को लेकर हो, या तमाम जो बड़े जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं पर जिस तरीके से ED CBI की जो रेड्स हो रही है उन सभी को लेकर जो है ये चर्चा लगातार इसमें जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ममता बनर्जी को लेकर है कि ममता बनर्जी जो TMC से इस मीटिंग में 4 लोग पहुंचे हैं, जिसमें ममता बनर्जी खुद पहुंची हैं, अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं और डेरेक ओब्रायन पहुंचे, और इसके अलावा एक और TMC के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हैं। तो यानी कितना महत्वपूर्ण है TMC के लिए इस बैठक में जो लगातार जो पिछली मीटिंगें हुई है उसमें जो TMC का जिस तरीके का स्टैंड रहता था, और वहीं अब इस जो बंगाल चुनाव के बाद में जब अचानक एकदम इस जो बैठक हो रही है और इस बैठक में ममता बनर्जी की जो सक्रियता है वो लगातार देखने को बन रही है। तमाम जो बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं उनको लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है कि किस तरह से जो TMC के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, और खुद आपको पता कुछ दिन पहले जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन पर भी किस तरह से हमला किया गया था अभिषेक बनर्जी पर। तो तमाम जो देश के सामने इस समय जो बड़ी चुनौतियां हैं उनको लेकर तमाम, चाहे वो उनको छोटी नहीं कहेंगे, बड़ी कहेंगे, चाहे महंगाई की ले लो बात या SIR की बात ले लो। खड़गे ने अपने ओपनिंग जो रिमार्क्स में है ये सब कहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी के सामने जो है वो सारी सिचुएशन है कि देश इस समय किस तरह से संकट से में है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार मीटिंग में की जा रही हैं। अभी करीब 2:30 बजे के आसपास ये लोग जो तमाम जो नेता हैं, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हॉल है मैं आपको बता दूं उसमें लगभग जितने नेता हैं उतनी ही कुर्सी बाकायदा लगाई गई है और उस कुर्सी पर सभी नेताओं के नाम लिखे हैं। यानी जिस तरीके की जो पिछले 2 दिन से या पिछले दिन से अगर हम बात करें कि एक बात की जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो एकजुट नहीं है वो टूट गया, इस बातों को लगभग इन बातों को लेकर जो कयास जो लगा रही थी या जो भ्रम फैलाने की स्थिति थी उनको एक तरीके से खत्म करने की ये प्रयास किया जा रहा है, एकजुटता दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव जैसे ही सुबह इस मीटिंग में पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से खुले तौर पर कहा कि किस तरह से देश में जो है वो आम लोगों के पैसों की बर्बादी की जा रही है, हजारों करोड़ सिर्फ झूठे प्रचार में खर्च किए जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर बीजेपी पर इस सीधा हमला जो अखिलेश यादव है उन्होंने किया। तेजस्वी यादव ने भी जो निकले थोड़ी देर के लिए उन्होंने मीडिया से जरूर बात की और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है वो एक है, उसमें कहीं किसी तरीके की कोई टूट नहीं है। और तमाम जिस तरीके के जो एक एजेंडा कल से जो चलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट है, जो आम आदमी पार्टी है वो शामिल नहीं हो रही है, DMK शामिल नहीं हो रही, इन तमाम चीजों को लेकर जो खबरें चल रही है उस पर भी कुछ नेताओं ने ये कहा कि ये एक बैठक है, इसके बाद और भी बैठकें होनी है और आपसी जो भी बातें हैं वो सुलझ जाएंगी। कुछ उनके जो मुद्दे हैं वो कुछ निजी मुद्दे हैं जिन कारणों से शामिल नहीं हो पाए। यानी तमाम तरीके की जो कोशिश है इंडिया ब्लॉक के द्वारा वो यहाँ स्पष्ट की जा रही है कि इंडिया ब्लॉक एक साथ मिलकर पूरी चुनौती के साथ में जो मौजूदा देश में जो संकट है उसका सामना करेंगे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर बताया आपने कि सारे राजनीतिक दल जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनका सबका ये है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं मुख्य रूप से उनके खिलाफ है। एक चीज़ और जो भी आप बता रहे थे इकरार की आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो कई नेताओं के हमने बयान सुने हैं और सब उस पर उन्होंने अपनी बात कही भी है। ये जो पूरे उस लुटियंस जोन में तमाम तस्वीरें और पोस्टर लगे हुए हैं उनको लेकर भी क्या कुछ कहा है? दीपांकर भट्टाचार्य को तो हम लोग सुन रहे थे, और भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं क्या जिनके एक दूसरे के बयान जिनका जिक्र किया गया है उन पोस्टरों में? जी बिल्कुल। जो लुटियंस जोन में है तमाम जिस तरीके की जो पोस्टरबाजी जो पोस्टर जो लगे हैं वो एक तरीके से सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दरअसल एकजुटता दिखाने की उसमें कोशिश की गई है। और यहाँ कुछ नेताओं से जो है वो सवाल किए गए कि किसके फोटो है किसके नहीं फोटो है उसके अंदर, इस तरीके की तमाम तरीके की जो बात है वो एक खास वर्ग का एक मीडिया है, राजीव जी वो समीर जी वो लोग करते हैं। हाँ,
और अगर हम बात करें कि जो समय जो 12 बजे का इस मीटिंग का समय था और उससे पहले ही तमाम जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इस मीटिंग में समय से पहुंचे। खुद राहुल गांधी एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पहुंचे, उनसे पहले 10 मिनट पहले सोनिया गांधी यहाँ पहुंच गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए थे। और अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव वो भी यहाँ मीटिंग में जो है वो समय पर पहुंच गए थे। यानी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। इस मीटिंग को कितना महत्वपूर्ण लिया जा रहा है ये देखने की बात है कि जो विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं वो एकजुटता दिखा रहे हैं। ना सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि जो तमाम तरीके के जो सवाल है वो किए जा रहे हैं। समीर जी, सबसे बड़ी बात जो इसमें जो अभी नजर आ रही, क्योंकि आने वाले जो साल है उसके अंदर सबसे प्रदेश एक पंजाब में चुनाव होने जा रहा है और जो अगर हम बड़े प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। तो इसको लेकर भी तमाम तरीके का अखिलेश यादव का इस मीटिंग में शामिल होना एक बड़ी बात है। और साथ में जो विभिन्न मुद्दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 से ज्यादा वहां पे लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा चुनाव जो होने हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। तो इसके लिए कई महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी, कल ममता बनर्जी भी उनसे मुलाकात की। हालांकि ममता बनर्जी ने जब जो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की उन्होंने, और इस तरीके की जो एक उम्मीद जो है वो जताई जा रही, क्योंकि पंजाब में फिलहाल अगले साल चुनाव हैं और अभी आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करने में जो लग रही है कि किस तरह से हम पंजाब में जो है, क्योंकि पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और उनकी आम आदमी पार्टी की सत्ता में है, तो गुणा भाग हर पार्टी करती है, उसी गुणा भाग में अभी आम आदमी पार्टी लगी है। लेकिन पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल थे। और अगर हम बात करें ममता बनर्जी की जो सक्रियता है वो तमाम नेताओं से बात कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल अगर किसी से इंडिया ब्लॉक की में अगर पार्टी किसी से बात करते हैं तो वो या तो ममता बनर्जी या डीएमके प्रमुख जो एमके स्टालिन, उनसे उनकी भी गहरी दोस्ती है जो कई बार सामने आई है। वो चुनाव में भी जाकर उनसे मुलाकात की थी। तो इस तरह की जो कयास जो एक तरीके से जो लगाए जा रहे हैं या जो भ्रम फैलाने की जो स्थिति लगातार की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में टूट हो गई है, बड़ी पार्टियां जो है, हालांकि वैसे अगर हम बात करें बीजेपी कभी आम आदमी पार्टी को एक बड़ी पार्टी नहीं बताती, लेकिन आज जब इस बैठक में वो शामिल नहीं है तो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब, डीएमके की जो बड़ी पार्टी है उसके नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे। तो इस तरीके के तमाम जो विपक्ष द्वारा या सत्ताधारी पार्टी है उसके द्वारा ये बातें की जाती है कि क्या किसी तरीके से ये भ्रम फैलाया जाए कि अब इंडिया ब्लॉक एक नहीं है। जो अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन चुनावों के बाद में जिस तरीके से देश में जो स्थिति है, उस स्थिति में ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बड़ी चेहरा थी। अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उनका सत्ता विहीन हो जाना, एक तरीके से विपक्षी जो छोटे छोटे दल हैं उनमें एक तरीके से बहुत उनको ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से, बिना कांग्रेस के इस गठबंधन, बिना कांग्रेस के बीजेपी से लड़ाई लड़ना वो बहुत मुश्किल है। तभी जो लगातार जो है वो क्षेत्रीय, ये इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि हमेशा कांग्रेस इस बैठकों की पहल करती थी, लेकिन इस बार क्षेत्रीय दलों ने इस बैठक के लिए जो है पहल की है, तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्रीय दलों की पहल पर बैठक हो रही है और ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जिस समय देश के में तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको लेकर सरकार घिरी हुई है और सरकार की ओर से कोई उसका माकूल जवाब नहीं आ रहा है कि वो उन परिस्थितियों से सरकार कितनी चिंतित है। बहुत शुक्रिया इकरार, आप वहाँ पर बने रहिए और कुछ और भी अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे, और ख़ासकर जब बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें क्या कुछ बातें होंगी। इसके अलावा क्योंकि जब बैठक के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतर भी जो चीज़ें पता चलेंगी, जो बातें पता लगेंगी, उनको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस बैठक के दौरान भी अगर कोई ऐसी बात वहाँ से निकल कर आई हो, चाहे वो मतभेदों की हो या फिर मुद्दों की बात हो, तो आपके पास अगर कोई सूचना हो तो आप उसको दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। नहीं तो फिर अब थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो निश्चित तौर पर तब तो ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी।
जी तो बने रहिए आप। इकरार बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अमलेंदु जी, इकरार की ये बैठक इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं ये उनके इनिशिएटिव पर ये बुलाई गई है और लोगों को ये अब की किस तरीके से, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि सड़क से लेकर संसद तक एक सामूहिक रूप से एक रणनीति के तहत ही उस पर चलना होगा, लड़ाई करनी होगी, लड़ना होगा लोकतांत्रिक तरीके से, तभी कोई रास्ता निकल सकता है, अन्यथा फिर बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल समीर जी, बड़ी मुश्किल है क्योंकि जो लोग सरकार में हैं उनका कोई संविधान के प्रति या लोकतंत्र के प्रति किसी भी तरीके का कोई ना तो आस्था है और ना कोई आप कह सकते हैं कि उनकी कोई प्रतिबद्धता है, बल्कि इनका जो मूल संगठन है वो तो लोकतंत्र का विरोधी ही है। इसने संविधान जब बन रहा था संविधान का विरोध किया था, तो आप इनसे ये उम्मीद करें कि ये संवैधानिक रास्ते अपनाएंगे, लोकतांत्रिक रास्ते अपनाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। और इस इंडिया गठबंधन में शामिल भी तमाम दल समीर जी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व के दिनों में सिर्फ इस आधार पर कि मुद्दों के आधार पर राजनीति करने, मुद्दों के आधार पर गठबंधन करने, वो इस पाप में भागीदार रहे हैं बीजेपी को आगे बढ़ाने के। तो उन पापों का प्रायश्चित करने का भी समय आ गया है। तो पापों का प्रायश्चित आप किस तरीके से करेंगे ये देखना होगा। बाकी जो लोग अभी भी साथ खड़े हुए हैं बीजेपी के, उनको समझ जाना चाहिए कि इन लोगों का जो हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। ये अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जो कुछ हुआ है, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कई पार्टियां रही हैं जो बीजेपी की सहयोगी रही हैं, एनडीए में शामिल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उन सभी सहयोगी पार्टियों को बीजेपी ने कहां पहुंचा दिया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, वो सबके सामने है। और अब काफ़ी समय हो चुका है, पिछले 12 साल से खास तौर पर जो बीजेपी का नया स्वरूप है, इसमें गठबंधन के घटक दलों के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि कई गठबंधन के घटक दल अब छोड़ भी चुके हैं, कुछ इंडिया गठबंधन से बाहर है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी शामिल होंगे, खासकर चाहे वो बीजेडी की बात हो या फिर कुछ और दलों की बात अमलेंदु जी। क्योंकि कई मुद्दों पर बीजेडी ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, सामने आकर भले दिया हो, लेकिन मुद्दे उन्होंने भी वो उठाए, खासकर जो इलेक्शन कमीशन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर भी वो एक तरीके से कहा जाए तो वो हुए। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जो SIR को लेकर उनका जिस तरीके का विरोध रहा और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन अपने जाकर दिए, तो उससे एक चीज समझ में आने लगी कि अब जो है वो बीजेपी को भी समझ में आ गया कि बीजेपी का साथ देकर क्या गलती की गई है। अब बात वही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब का कृषि सुखाने। बहरहाल फिर भी अभी भी थोड़ा समय है, अगर समय रहते चेत जाएं तो चेत रहें, ये समझ में आता है। बिल्कुल, वहाँ पर कि आखिर इतना सब होने के बाद अगर अभी भी एक सामूहिक रूप से कोई किसी आंदोलन का एक उसकी तैयारी होती है, रणनीति बनती है, तो फिर अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा अब इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब खबर आएगी कि क्या कुछ हुआ है, ख़ास तौर से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है, किसी कार्यक्रम की रणनीति बनती है, कुछ तारीख तय होती है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हमारे साथी इकरार वहाँ मौजूद है, आप अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं और आप जो भी इस बैठक को लेकर और अपडेट है आप उसको लगातार DB लाइव पर देख रहे हैं। वहां पर क्या कुछ चल रहा है, पल पल की खबरें आप उनको वहां देखते रहिए और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब एक बार फिर आप इकरार जुड़ेंगे वहां से और बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।